हाँ, तो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 का एक कैप्सूल है जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हैं बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के। और इसके बाद में एक चैप्टर और बचेगा चैप्टर नंबर 5, उसके बाद में अपनी जो कैप्सूल सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी इंडियन पॉलिटी की। वर्ल्ड पॉलिटी अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी भारत के विदेशी संबंध। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन ताशकंद समझौता। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लाइव टेस्ट भी हो चुका, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अभी अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ताशकंद समझौता या फिर ताशकंद एग्रीमेंट क्या है वो देखो। पहली बात तो ईयर का ध्यान रखना, कब हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था। 3 मेन बातें हैं। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कई ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। तो भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप ने इस लड़ाई का अंत हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर मतलब हस्तक्षेप का मतलब है इंटरफेयर किया कि नहीं यार लड़ाई को ज्यादा न बढ़ाया जाए, रोका जाए इसको। और बाद में भारतीय प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान, इनके बीच में सन 1966 के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था, जो सोवियत संघ के एक जगह ताशकंद वहां पर हुआ था, इसलिए सीधी सी बात है ताशकंद समझौते के नाम जाना जाता है। चैप्टर के अंदर अपन पढ़ चुके, ठीक है। तो समझौता हुआ और सोवियत संघ ने इसके अंदर मध्यस्थता की थी। मतलब अगर अपन बात करें मीडिएटर की, तो मीडिएटर जो किया था वो सोवियत संघ ने किया था, जिससे मध्यस्थ की भूमिका निभाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। और अपन बात ये इंग्लिश में सेम वही लिखा हुआ है अपना कि सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965 और द इंडियन आर्मी एडवांस क्लोज टू लाहौर इन रिलेशन टू द पाकिस्तान अटैक्स इन कच्छ एंड कश्मीर रीजन्स, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं लाहौर। इसके जगह आप चाहो तो लाहौर भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। यहां तक पहुंच गई थी और द वॉर एंडेड विद द यूएन इंटरवेंशन, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने यहाँ पर इंटरवेंशन किया और फाइनली ये 1966 जनवरी के अंदर इसको रोका गया और ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में जनवरी 1966 के अंदर हो गया। किन किन के बीच हो याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, कारगिल संकट या कारगिल वॉर क्या है, कारगिल की लड़ाई क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। कारगिल की लड़ाई सन 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय नियंत्रण रेखा के कई ठिकानों जैसे कि द्रास है, मास्को है, काक्सर है और ये अपना बतालिक है, इस पर बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया था। जगह का याद रखना, कौन कौन सी जगह, द्रास, मास्को, काक्सर, बतालिक, ये जगह है। जो मुजाहिद जो थे ना उन्होंने अपना इस कहा कि ये हमारा इलाका है, इस पर कब्जा कर लिया। फिर पाकिस्तानी सेना की इसमें मिलीभगत भी थी, इसको एक साथ जोड़ लेना। मिलीभगत भांप कर भारतीय सेना हरकत में आई, मतलब सचेत हो गई कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। तो फिर इसने दोनों देशों के बीच में संघर्ष छिड़ गया, कारगिल की लड़ाई हो गई और इससे ही कारगिल की लड़ाई का नाम जाना जाता है, जो जून 1999 के लगभग का टाइम पीरियड है ये। उस टाइम पर ये लड़ाई लास्ट में जाके खत्म हुई थी। हालांकि भारत की इसमें जीत हुई थी, काफ़ी सैनिक भी शहीद हुए थे। तो ये जगह याद जरूर याद रखना, ये स्टेट कौन कौन सी जगह वहाँ पड़ती, डिस्ट्रिक्ट, वो भी याद रखना है। और 1999 के मई जून में ये लड़ाई जारी रही और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकार क्षेत्रों पर पूरे अधिकार कर चुका था। मतलब भारत ने जितने भी ये 4 जगह थी ना, द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक, यहाँ पर अपन फाइनली 26 जुलाई 1999 तक वापस अपना कब्जा हो गया था। और कारगिल की इस लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था, क्योंकि इससे ठीक 1 वर्ष पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। ये लाइन समझ में आएगी आपको। इसका मतलब ये है कि सभी को यह डर था कि भारत भी परमाणु का परीक्षण कर चुका था, पाकिस्तान भी परमाणु एटम बम का परीक्षण कर चुका था और उसी टाइम पर यह लड़ाई चल रही थी कारगिल की। तो डर ये सता रहा था पूरे संसार को कि कहीं ना आपस में दोनों देश कहीं ना कहीं परमाणु बम ना छोड़ दे, परमाणु बम से हमला ना कर दे, क्योंकि पूरा फिर तो संसार तबाह हो जाएगा। इसलिए डर था और कैसे न कैसे लड़ाई फाइनली शांत हो गई, तो मामला ठीक हो गया। अब भारत के जितने भी जगह जो कब्जा किया था पाकिस्तान, वो अपनी वापस हड़प ली, ठीक है। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली जो बात थी, इसका सबको डर था। अगला, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 4 सिद्धांतों को आपको लिखना है, यानी इवैल्यूएट द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो देखो भारत ने अपनी विदेश नीति कौन कौन से, ये थोड़ी सी बातें लिख सकते हैं अपन चाहे तो मॉडिफाई करने के लिए, और सीधे अपन चाहे तो आंसर की तरफ चलेंगे। कौन कौन 4 प्रिंसिपल है। पहला तो गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर्स हैं, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे, दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती मैंने 2 छोटे क्वेश्चन लिए वो मिला के एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। हालांकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ये क्या है, ये आपको जैसा कि पता ही है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद में 2 महाशक्तियां उभर के आई थी, ये तो यूएसए और एक यूएसएसआर। लेकिन भारत ना तो यूएसए के पास गया ना यूएसएसआर के पास में गया, और हमने ये कह दिया कि हम हमारे इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमारी स्वतंत्र पॉलिसी रहेगी
हमारी एक खुद की नीति होगी। हाँ, जो कोई गलत करेगा तो वहां पर हम इंटरफेयर भी करेंगे, जो कहेंगे गलत है गलत तो गलत कहेंगे, लेकिन ना तो इसके पास जाएंगे ना यूएसएसआर के पास जाएंगे। ठीक है, ये बात थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बट गया था। इसमें एक पश्चिमी देशों का गुट था तो दूसरा साम्यवादी देशों का गुट था। पश्चिमी देशों वाला तो हो गया यूएसए और साम्यवादी गुट हो गया यूएसएसआर। ठीक है, मतलब जिसको अपन सोवियत संघ कह सकते हैं। दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पीछे लगाने का अनेक प्रयत्न किए, लेकिन भारत ने दोनों ही प्रकार के सैन्य गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और ये फिक्स किया, तय किया कि वह किसी भी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा। वह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा, खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी। ठीक है, यानी कि इट वुड बी पर्स, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी एंड डिसाइड टू ऑन ईच इशू नेशनल इंपॉर्टेंस इन एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मैनर, यानी कि हम प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर स्वतंत्र रहेंगे और निष्पक्ष रूप से हम उस पर विचार करेंगे, न कि इन दो महाशक्तियों के अंडर में अगर अपन काम करेंगे उनकी छाया बन के रह जाएंगे, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी गुट निरपेक्षता की नीति सबसे बड़ी हमारी विशेषता है। दूसरी, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध हमने हमेशा से किया है। उपनिवेश का मतलब होता है किसी को गुलाम बना के रख लेना, जैसे कि अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक उपनिवेश बना के रखा, मतलब यहाँ पर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया और अपना एम्पायर बढ़ाया, साम्राज्यवाद। तो हम कभी भी ये नहीं कि एम्पायर बढ़ाएं, साम्राज्यवाद को हमेशा खिलाफ रहते हैं। ये वाली बात भी है कि साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों की स्वतंत्रता का अपहरण करके उनका शोषण करते रहते हैं। भारत स्वयं साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका, जिसको अपन यूएसए कह सकते हैं, इसके अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, लेकिन साम्राज्यवाद का अभी पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि यूएसए, अफ्रीका आज भी पास के छोटे मोटे कंट्रियों को हड़पने की कोशिश में रहते हैं। भारत ने हमेशा एशिया तथा अफ्रीका के देशों की जो स्वतंत्रता, उस पर हमेशा हमने कहा कि नहीं भाई, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं, मतलब किसी के प्रेशर में नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऑपोजिशन ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसका भी हमने हमेशा अपोज किया है, विरोध किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात है, अन्य देशों के साथ हम मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं हमेशा से, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इंडिया हमेशा से फ्रेंडली स्वभाव का है, चाहे कोई सा भी देश हो। तो भारत ने न केवल मित्रतापूर्ण संबंध एशिया के देशों से ही बनाए हैं, बल्कि उसने विश्व के अन्य देशों से भी अच्छे संबंध बनाए हैं। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन बनाए हैं। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चौथा, पंचशील तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी कि पंचशील एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी आ सकता है कि पंचशील का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंचशील का मतलब होता है 5 सिद्धांत। ठीक है, यानी कि पंचशील आर द 5 प्रिंसिपल इसका मतलब। और यह सिद्धांत हमारी विदेश नीति के मूल आधार है, मेन बेस है। ठीक है, और इन 5 सिद्धांतों के पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचशील शब्द का प्रयोग कब किया? 29 अप्रैल 1954 को। और ये ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इन पर विश्व ना अगर चले तो कहीं पर कोई लड़ाई की नाम चीज़ नहीं होगी, सभी शांति और सहिष्णुता के साथ में रह सकते हैं, सभी कंट्रीज है वो बिल्कुल पीसफुली आराम से रह सकते हैं। ग्लोबल पीस के लिए सबसे बेस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 5 सिद्धांत है कौन कौन से, कंटिन्यू इसी में ही है। 5 सिद्धांत ये है, 5 प्रिंसिपल आर फॉलोज। फर्स्ट है, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना, टू रेस्पेक्ट वन अनदर्स इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एक दूसरे पर आक्रमण बिल्कुल नहीं करना, टू नॉट अटैक वन अनदर, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे कहीं पर अगर देश के आपस में कोई राज्य लड़ रहे हैं, भारत के 2 स्टेट की कोई लड़ाई है, तो उसको दूसरे देश को वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो उसका आंतरिक मामला है। इंटरनल कोई भी बात हो, डू नॉट इंटरफेयर इन वन अनदर इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानेंगे, बिल्कुल पीसफुली जितना काम हो सकता है मिल बैठ के काम करना चाहिए, नहीं कि लड़ाई झगड़े। ठीक है, टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और आपस में समानता मित्रता की भावना बनाए रखना। ये 5 एज इट इज याद कर लेना, मैं कहता हूँ समझ के रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंचशील सिद्धांत। ठीक है, टू मेंटेन द सेंटिमेंट ऑफ इक्वलिटी एंड एमिटी विथ वन अनदर। ध्यान रखना, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। कोई 6 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कौन सा पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जब ये 5 होते हैं, कोई एक दूसरा होता है, वो नहीं होता है, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट 5वां, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। थोड़ा सा बड़ा जरूर बन गया इसका आंसर, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एक आधी लाइन आप छोड़ सकते हो।
भारत शुरू से ही एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसलिए उसने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के सिद्धांत पर आधारित किया है। इसी कारण आज भारत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी शीघ्रता से उन्नति कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए पीस लविंग कंट्री एंड सो इट्स फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इट इज दस दैट इंडिया इज टुडे सर्गिंग अहेड इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फील्ड्स। हमेशा से हम इनमें ग्रोथ करिए, क्योंकि हमेशा हम क्या, पीस लविंग कंट्री है हमारी। लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करोगे तो हमेशा से हमारे उस देश का हमेशा से विकास होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 पॉइंट हो गए अपने। कौन कौन से? यहाँ से क्वेश्चन था कि भारतीय विदेश नीति के कोई 4 सिद्धांत पूछे थे, अपने 5 ले लिए, कोई एक छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पंचशील वाला बिल्कुल नहीं स्किप करेंगे। ठीक है, उसको जरूर साथ लेना है। पहला, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये 5वां था। ठीक है, ये 5वां। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नीति किन किन सिद्धांतों पर आधारित है? संक्षेप में बताना है। ऑन विच प्रिंसिपल इज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बेस्ड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो कौन कौन सी देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि सीधा अपन यहाँ से भी लिख सकते थे, थोड़ा सा तो मॉडिफाई करना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, और भारत ने ये नीति अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अपनाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने तथा उसको बनाए रखने में भारत की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके कौन कौन सिद्धांत है देखो, सीधे अपन सिद्धांत की बात करते हैं। इसके 1, 2 और 5 सिद्धांत दिए मैंने, शायद 3, 4, 5, हाँ 5 प्रिंसिपल है। देखो, पहला है, गुट निरपेक्ष राष्ट्र दोनों गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाते हैं और गुण दोषों के आधार पर दोनों गुटों का समर्थन या फिर अगर जरूरत पड़े तो आलोचना भी करते हैं। नॉन अलाइंड नेशन कीप अवे फ्रॉम either blocks and decide their independent policy and support or oppose the bloc on the basis of their merits and demerits on each issue. Very important. दूसरा, गुट निरपेक्ष राष्ट्र सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ताना संबंध रखने का प्रयत्न करते हैं तथा इन्हें तटस्थ मतलब फिक्स रहने के कोई भी विधिवत कोई औपचारिक घोषणा नहीं करते। ये नहीं है कि बस मैं तेरा हमेशा से दोस्त रहूंगा तो दोस्त रहूंगा, इसका मतलब वो तो गलत भी कर सकता है फिर। तो तटस्थ रहने की घोषणा बिल्कुल नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब अगर तू गलत करेगा तो हम तेरे से दोस्ती तोड़ लेंगे, ये सिस्टम गुट निरपेक्ष का एक्चुअली रहता है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नॉन अलाइंड नेशन ट्राई टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द ऑल नेशन एंड दे डू नॉट हैव टू फॉर्मली डिक्लेयर नहीं करते अपन। ठीक है, दैट न्यूट्रलिटी। तीसरा, गुट निरपेक्ष राष्ट्र युद्धरत, यानी युद्धरत की मतलब लड़ाई चल रही हो उस टाइम पर, तो उस टाइम पर किसी भी पक्ष से सहानुभूति अवश्य रख सकते हैं। भाई ठीक है, कोई गरीब हो या दबरा हो, कोई देश कमजोर हो तो उसकी अपन हेल्प भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इसलिए अभी यूक्रेन के साथ में हो रहा है, तो रशिया, यूक्रेन छोटा सा देश है और फिर यूक्रेन के साथ में हो तो उस वहाँ पर सहानुभूति रख सकते हैं, सिंपैथी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम रख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वे सैनिक सहायता के स्थान पर घायलों के लिए दवाइयाँ, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। सैनिक सहायता नहीं देंगे, सैनिक सहायता देने का मतलब तो फिर इंटरफेयर करना हो गया, फिर आप पंचशील सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अपन मेडिकल ट्रीटमेंट की दवाई दे सकते हैं वो घायलों के इलाज के लिए ना, या कुछ चिकित्सा, ये सब अपन दे सकते हैं छोटी मोटी। अगर राशन पानी तो वो भी अवेलेबल करवाई जा सकता है, वो भी इसमें आता है। चौथा, गुट निरपेक्ष राष्ट्र निष्पक्ष रहते हैं, कोई किसी का पक्षपात नहीं करते। युद्धरत जब लड़ाई चल रही हो तो देशों को अपने क्षेत्र में युद्ध करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते और न ही उन्हें किसी अन्य देश के साथ युद्ध करने है तो सामरिक सुविधा, मतलब सामरिक सुविधा का मतलब होता है मिलिट्री, ठीक है, सुविधा प्रदान भी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पांचवा, गुट निरपेक्ष राष्ट्र किसी प्रकार की सैनिक संधि या गुप्त कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, किसी भी गुटबंदी में शामिल भी नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 बातें अपन ने ली, गुट निरपेक्ष नीति की कोई 5 सिद्धांत या 5 बातें ले ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो देखो, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पहले तो देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति का पालन करता है। आपको पता है, हम हमारे जितने भी कोई भी डिसीजन होते हैं भारत खुद लेता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया। भारत प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समर्थन या विरोध उसमें गुण और दोषों के आधार पर करता है। ऐसा नहीं मुंह उठा कर देंगे, हाँ जहां पर गलती है तो हम गलत बताएंगे और जहां पर अच्छी बात है अच्छी बातें बताएंगे। भारत ने यह नीति अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अपनाई है और भारत की विभिन्न सरकारों ने अपनी इस विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। हमें जो भी सरकार आई, भारत में सरकारें बदलती चली गई, कभी कांग्रेस, बीजेपी, ये कोई वो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमने गुट निरपेक्षता की नीति को आज भी फॉलो करते हैं और शुरू से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर है
कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाने उसके पीछे रीजन क्या मेन कारण है। तो कारण भी आ सकते हैं, क्वेश्चन एक ही है, ध्यान रखना, गुटनिरपेक्षता की नीति का महत्व है प्लस गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने के पीछे भारत का कारण, दोनों एक क्वेश्चन बनकर लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएगा। तो देखो कि किसी भी गुट के साथ मिलने तथा उसका पिछलग्गू बनने, ठीक है, पिछलग्गू बनने से राष्ट्र की स्वतंत्रता कुछ हद तक अवश्य प्रभावित होती है। अगर अपन किसी यूएसए या फिर यूएसएसआर के अंदर अगर शामिल हो गए तो फिर तो हमको उनका पिछलग्गू बनना पड़ेगा, यूएसए जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, या फिर सोवियत संघ यूएसएसआर जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो फिर हम स्वतंत्र अपने फैसले ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है, जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। इसलिए एक फायदा तो ये है, ये कारण है। दूसरा, भारत ने अपने गुट संघर्ष में शामिल करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें प्रोग्रेस जरूरी है। और तीसरा, भारत स्वयं एक महान देश है तथा इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने हेतु किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया इज इटसेल्फ अ ग्रेट नेशन एंड डज नॉट नीड टू सपोर्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर ऑफ स्ट्रेंथ इट्स पोजिशन इन इट्स रीजन, ठीक है, हमें बिल्कुल भी किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने आप में मतलब स्वतंत्र है, ग्रेट नेशन है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, अपनाने के पीछे कारण है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मान सकते हैं अपन, और वो है कि भारत की विदेश नीति में नेहरू की भूमिका और रोल ऑफ नेहरू इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेहरू की क्या क्या भूमिका, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये भी हो जाए, लेकिन 2-3 लाइन आप कम कर सकते हो। देखो, भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, ठीक है, राष्ट्रीय एजेंडा तैयार किया था, आपने चैप्टर से पढ़ा था, बात करी थी। और वे प्रधानमंत्री के साथ साथ में देश के विदेश मंत्री भी थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यानी कि बोथ इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर। और जो विदेश मंत्री होगा ना, तो सीधी सी बात है, विदेशी मामलों में सारी देखरेख करने वाले, इंटरफेयर करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पर, ठीक है, पीएम भी थे लेकिन विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से लेकर 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना करी और उसका क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव, गहरा इफेक्ट उन्होंने डाला, ठीक है। यानी कि हमारी जो भी विदेश नीति बनानी है, फॉरेन पॉलिसी बनानी है, और जो भी उसका क्रियान्वयन करना है, मतलब उसके ऊपर काम करना है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फॉर्मुलेटेड करना है, वो सारा काम, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों का काम नेहरू ही करते थे, ठीक है। कुछ बातें देखते हैं। एक तो ये इन्हीं की देन है गुटनिरपेक्षता की नीति, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट इनके मेन मतलब बड़े उद्देश्य थे, 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे इनके, ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव थे। ध्यान रखना कौन कौन सा, कि कठिन संघर्ष करो, कठिन संघर्ष से प्राप्त करिए अपने संप्रभुता, हम आज़ाद बड़ी मुश्किल से, इसको हमेशा बना के रखना है। और क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी तेजी गति से विकास होना चाहिए, वरना अपने जो गरीब बहुत है देश के अंदर, वो गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, ये भी मेन बातें थी। और नेहरू ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, उसको अपनाया। एक तो ये कारण है, ये मतलब योगदान है इनका। दूसरा, सैनिक गठबंधनों से दूर रहने की नीति थी हमारी, पॉलिसी ऑफ स्टे अवे फ्रॉम मिलिट्री अलायंस। हमने हमेशा से मिलिट्री अलायंस अलग रहे, मतलब चाहे यूएसए हो चाहे यूएसएसआर, दोनों के पास में गए ही नहीं अपन। हाँ, अगर किसी को मेडिकल की हेल्प चाहिए, किसी को अन्न वगैरह की हेल्प चाहिए तो दे देंगे, लेकिन ना तो हम मिलिट्री हेल्प लेंगे ना देंगे, उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन भी किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में भी अपनी सेना भेजी। शांति अभियानों के लिए सेना भेजी अपन ने, लड़ाई के लिए नहीं, शांति अभियानों के लिए। और नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसएसआर की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखा और दोनों खेमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए थे, ठीक है ना, उन दोनों देशों को दिए थे। अगर हेल्प करी तो दोनों की करी, वरना किसी की अलग से नहीं करी। तो ये ध्यान रखना, इंडिया परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवर्टिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी का मेन रूल था हमारा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, आराम से पढ़ सकते हो। और फिर तीसरा जो है वह एफ्रो एशियाई एकता की नीति, पॉलिसी ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। भारत की आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांप कर मतलब देखकर नेहरू ने विश्व के मामलों, विशेषकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने की नीति अपनाई।
उन्होंने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र जितने भी देश हुए थे उनके संपर्क बनाए। अपने कहा था ना जब पढ़ा था, जब ये एशिया और अफ्रीका, ध्यान रखना एशिया और अफ्रीका, ज़्यादा तो अफ्रीका के देश थे, जो भी नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री निकल के आई थी, उन सबको नेहरू ने यह कहा था कि आप नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ में जुड़िए, गुणनिरपेक्षता की नीति को अपनाओ। हमेशा से उनके संपर्क साधा और एशियाई एकता की परोपकारी की। और 1955 का जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था ना, बार्डुंग में, तो बार्डुंग में एफ्रो एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ था जो अफ्रीका व एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। इस सब में योगदान नेहरू का ही है, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी भी देख लेना। सेंसिंग इंडिया साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू इन्वाइस्ड ए मेजर रोल ऑफ द इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड द एशियन अफेयर्स, इन सब के लिए। और हिज एरा वॉज मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशियन अफ्रीका। और द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी, इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है बार्डुंग, 1955 में जो हुआ था उसके अंदर भी, जिसको अपन ने बार्डुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर भी इनका जो है मेनली इनका नेहरू का योगदान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। और आज का लास्ट टॉपिक इसका पॉइंट, चीन के साथ शांति और संघर्ष भी हमारे रहे हैं, इसमें भी नेहरू का बड़ा योगदान है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, हालांकि ये नेहरू की एक भूल भी कही जा सकती है, क्योंकि चाइना इतना जल्दी समझने वाला है नहीं और हमेशा से ही वो इंडिया को ऑपरेशन करता है, करता रहेगा भी आगे भी, ठीक है। और चारों ओर आपको पता ही है कितने बंदरगाह द्वार ये सब जाल बिछा रहा है, तो ये सब इंडिया के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है, चाइना वाली। तो चाइना शुरू से ही, हमने दोस्तानी की कोशिश की है लेकिन ये नहीं निभाता, कि भारत ने सबसे पहले चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी, कम्युनिस्ट सरकार को। फिर शांतिपूर्ण सहिष्णुता के 5 सिद्धांतों यानी कि पंचशील घोषणा नेहरू और चाउ एन लाई जो चाइना के ही है, वो संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी कि हम पंचशील सिद्धांत को फॉलो करेंगे, किसी भी देश पर अटैक नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, ये सब करेंगे, और साइन भी हुए थे। लेकिन चीन ने 1962 में भारत पर अचानक आक्रमण कर इस दोस्ताना रिश्ते की शत्रुता में बदल दिया था, ठीक है। और भारत के काफ़ी बड़े भूभाग पर कब्जा आज भी चाइना का है, ठीक है ना। और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में सीमा का विवाद जारी है। और एक विदेश नीति के मामले में चीन के प्रति दोस्ताना की जो विदेश नीति थी वो नेहरू की वाकई एक भूल साबित हुई। दिस प्रूव टू बी नेहरूज मिस्टेक इन फॉरेन पॉलिसी मैटर। ये तो एक नेहरू की भूल थी कि उसने चाइना जैसे इंसान पर, मतलब चाइना जैसे कंट्री पर भरोसा जताया। तो ये थी मेन क्या आज कैप्सूल, और लाइव टेस्ट अपने इसका ले ही चुके पहले, ठीक है, वो तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, एक बार फिर देख लेना। और ज़बरदस्त लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर दिए आपके लिए। इस कैप्सूल को बड़े ध्यान से आपको लेना है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, विथ आंसर लिखे हुए हैं, कुछ कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप आराम से उतारो, नोट्स बना के इसको करो। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है।